नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है न्यायाधीश यानी कि न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। ये हमारा भारतीय संविधान का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा न्यायपालिका। तो आज हम लोग इस क्लास में न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब के बारे में हम लोग आज इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यायपालिका जो है इसको गठन क्यों किया गया। तो न्यायपालिका का जो निर्माण किया गया, गठन किया गया है, यह देश के अंतर्गत में कोई भी अत्याचार को रोकने के लिए या ऐसा कोई काम जो कि बाधित हो उसे न्याय देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। तो हम लोग न्यायपालिका के बारे में जानेंगे कि न्यायपालिका जो है आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच पाया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में जो वर्णन किया गया है ये हमारे देश के न्यायपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमारे न्यायपालिका के बारे में जो बातें कही गई है ये भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। भाग 5 आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच का जितना भी अनुच्छेद है ये सब के सब भाग 5 के अंतर्गत आता है। और हमारा जो न्यायपालिका है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच है, यानी ये भी हमारे भाग 5 के ही भाग है। तो हम लोग भाग 5 ही पढ़ रहे हैं अभी, और इसमें से भाग 5 में जो हमारा ये टॉपिक है हमारा है न्यायपालिका है। न्यायपालिका किस अनुच्छेद में? 124 से लेकर के 147 के बीच। आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। भारत में जो न्यायपालिका है जो न्याय देने का काम करती है उसको 3 स्तरों में बांटा गया है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला स्तर हमारा है सुप्रीम कोर्ट। क्या हमारा पहला स्तर है? सुप्रीम कोर्ट। ये भारत का सबसे सर्वोच्च संस्था माना जाता है इसको। बताइए, भारत का सर्वोच्च स्थान पर इसको रखा गया है, जिसमें ये 3 स्तर, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट हो गया। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च स्थान पे सबसे ऊपरी पद, सबसे ऊपर कौन किसको रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो है हमारा आता है, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट। क्या आता है? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट। सबसे ऊपर क्या हो गया हमारा? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे क्या आता है हमारा? हाई कोर्ट। और उसके नीचे, हाई कोर्ट के नीचे जो आता है हमारा, ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है। क्या होता है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट। यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब हो गया कि प्रत्येक राज्यों में छोटे छोटे न्यायालय का हिस्सा का निर्माण किया गया, उसे हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो न्यायपालिका के कितने स्तर हो गए? 3। न्यायपालिका कितने स्तर हो गए? 3 स्तर हो गए। कौन कौन हम लोग याद करेंगे? न्यायपालिका को 3 स्तरों में बांटा गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। भारतीय न्यायपालिका के 3 स्तर। पहला स्तर हमारा सर्वोच्च स्थान पे जो कौन सा है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर में कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है हमारा? हाई कोर्ट आता है। और हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है हमारा? सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारे प्रत्येक राज्यों में ये होता है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे, कहता है भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है? एकहरी एवं एकीकृत है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो कैसी है? एकहरी या एकीकृत? एकहरी बोलिए या एकीकृत बोलिए। तो भारतीय न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था यानी कि न्याय देने की जो बात करती है वो किस स्तर पर की जाती है? एकहरी एवं एकीकृत। एकीकृत एवं एकहरित। अब कहता है संघीय न्यायपालिका के विषय में जो जानकारी देता है, संघीय न्यायपालिका के विषय में जो जानकारी देता है वो भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 124 से 147। तो हम तुरंत इसके बारे में बताएं आप लोगों को कि संघीय न्यायपालिका के बारे में जो जानकारी होगा हमको किस अनुच्छेद 124 से 147 के बीच होगा, और ये भाग हमारे 5 में वर्णित है। यानी संघीय न्यायपालिका के बारे में जानकारी कौन दे रहा है हमको? तो भाग 5 दे रहा है। और अनुच्छेद कितना तक देता है? अनुच्छेद 124 से लेकर 147। तो संघीय न्यायपालिका के बारे में हम लोग जान गए। इसके बाद देखिए, कहता है संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1937 में किया गया। संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब की गई? 1937 में। देश की आजादी के पूर्व ही हमारे संविधान को लिखने का कार्य किया जाने लगा, और उसके लिए सबसे पहले एक न्यायपालिका का गठन किया गया। न्यायपालिका में ही हमारा जो है न्यायपालिका की स्थापना जो की गई 1937 में की गई। कब की गई? तो प्रश्न पूछा जाता है भारतीय न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। भारतीय न्यायपालिका की स्थापना कब की गई? 1937 में की गई। और न्यायपालिका का नाम बदल करके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कहता है संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1937 में की गई, और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई। यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है हमारा जो अधिनियम यानी कानून बना था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसी अधिनियम के आधार पर भारत में एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। कब की गई? 1937 में। स्थापना की गई 1937 में, लेकिन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। फिर कहता है कि संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ। कहता है संविधान लागू होने के बाद संघीय न्यायपालिका जो है 28 जनवरी 1950 से
28 जनवरी 1950 से भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसी के बाद यानी कि 2 दिन के बाद 28 जनवरी से 26 जनवरी को देश में संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी से इसका नाम क्या रख दिया गया, संघीय न्यायपालिका का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो नाम बदला गया संघीय पालिका से बदला गया और संघीय पालिका का स्थापना 1937 में की गई, तो किस अधिनियम के तहत, 1935 के तहत। और संघीय न्यायपालिका का जो नाम बदला गया ये 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद। तो इसके बाद हम लोग क्या करने लगे, इसको संघीय न्यायपालिका को हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहने लगे। क्या लगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पहले क्या कहते थे, संघीय न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट को पहले क्या कहते थे, संघीय न्यायपालिका कहते थे और अभी उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। कब से कह रहे हैं इसको, 28 जनवरी 1950 के बाद से। कहते हैं भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, अब हम लोग संघीय न्यायपालिका की जगह पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे क्योंकि 28 जनवरी के बाद से 1950 में इसको सुप्रीम कोर्ट का दर्जा मिल गया, इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। कहता है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ, किस राज्य का स्थान पर स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। आप लोग याद रखिए इस चीज को कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में। हाई कोर्ट कहाँ है, मुंबई में। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में है और हाई कोर्ट कहाँ है, मुंबई में है। सबऑर्डिनेट जो है प्रत्येक राज्यों में होता है। कहता है क्या, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है नई दिल्ली में। कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट का जो है देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को ही देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय मतलब जहाँ पे कोई भी हम लोग अपील अपना ले जाकर कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी हम लोग न्याय की बात वहाँ पे कर सकते हैं। तो कहता है अपीलीय न्यायालय। क्या कहता है इसको, अपीलीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो है देश का सर्वोच्च, सबसे ऊपर वाला यानी सबसे ऊपर का अपीलीय न्यायालय कहा गया है इसको। कहता है इसे मूल अधिकारों का संरक्षक भी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय न्यायालय कहते हैं और इसको जो है ना मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक जो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 32। हम लोगों ने मौलिक अधिकार में पढ़ा कि आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है, यानी कि मौलिक अधिकारों की संरक्षण करता है, वो रक्षा करती है। इसीलिए इसको क्या कहता है, मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है और इसे क्या कहता है, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। अब संविधान का व्याख्याकार, संविधान जो हमारा देश में लिखा गया है उसका व्याख्याकार किससे कहा जाता है, किस संस्था को, सुप्रीम कोर्ट को। देखिए हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो व्याख्या करती है स्पष्ट रूप से, सही रूप से, तो कौन कर रही है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कहता है इसलिए कहता है कि संविधान का व्याख्याकार जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इसके बाद है संसद को। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग समझ गए, सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय न्यायालय कहते हैं, ये देश का सर्वोच्च संस्थान इसको माना गया है और ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है। फिर कहते हैं कि इसको जो है इसको इसे संविधान का व्याख्याकार कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया, संविधान का व्याख्याकार कहा गया है। अब देखिए हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट संबंधित कुछ बातें। कहता है क्या, संसद को यह अधिकार दिया गया है, संसद को क्या ये पावर दिया गया, अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं यानी न्यायाधीश जो होते हैं उनकी संख्या में वो वृद्धि कर सकते हैं। उनकी संख्या में क्या कर सकते हैं, वो वृद्धि कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। जब भी अब देखिए दिनों दिन क्या हो रहा है कि हर क्षेत्र में काम बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, काम बढ़ रहा है और न्यायालय में भी कार्यभार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि न्यायाधीशों की संख्या अगर कम रहती है तो कार्यभार संभालना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में संसद को यह अधिकार दिया गया है जरूरत पड़ने पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, उसको यह पावर दिया गया है, लेकिन कभी भी वो न्यायाधीशों की संख्या में कमी नहीं कर सकता है। तो संविधान में ऐसा लिखा गया कि संसद को अधिकार दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं यानी जो जज होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि यानी इजाफा वो कर सकते हैं, लेकिन उसके वृद्धि संख्या में कमी वो नहीं कर सकते हैं। वही बात हम यहाँ लिखे हुए हैं, संसद को अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं लेकिन वो कमी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट संबंधित। अब इसके बाद जो आगे हम लोग अनुच्छेद 24 से लेकर 124 से लेकर 47 के बारे में पूरा फुल डिटेल से भी जानेंगे। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो संसद को दिया गया है और उसमें वो बढ़ोतरी कर सकते हैं लेकिन वो कमी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं, हम लोग जान रहे हैं, ये जानेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया उस वक्त उसमें न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। कितनी थी, 8। जिस वक्त संविधान मतलब बना यानी सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त बना उस वक्त का बात हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया उस वक्त जो न्यायाधीशों की संख्या थी उसमें कितनी रखी गई थी, तो मात्र 8 थी। और वर्तमान समय में जो वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, वो 34 हो गई है। यानी कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उस वक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी और वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है। तो न्यायाधीशों की संख्या जो 34 है उसमें से एक हमारा मुख्य न्यायाधीश है और 33 हमारे अन्य न्यायाधीश होते हैं।
कहता है क्या 33-34 न्यायाधीश में से एक हमारा मुख्य न्यायाधीश हो गया, 33 जो बचा शेष वो हमारे अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश दोनों मिलाकर के टोटल 34 हो गए। वर्तमान समय में हमारे न्यायालय में 34 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। अब कहता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर जो है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। देखिए कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्टली अपने मन से नहीं कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो है नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन उसको जो है वर्तमान समय जो न्यायाधीश होने वाले, जो रिटायरमेंट करने वाले न्यायाधीश जो वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं, तो उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जो है किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश कार्य कर रहे होते हैं उनकी सिफारिश पर करते हैं। उसके बाद अन्य न्यायाधीश जितने होते हैं अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश चुने जा चुके हैं उनके सिफारिश पर करेंगे। यानी हम लोग यहाँ लिखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत राष्ट्रपति वर्तमान समय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर करते हैं, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगा वो मुख्य राष्ट्रपति ही करेंगे। और वो मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर, जो मुख्य न्यायाधीश नया बन के आता है उनकी सिफारिश पर फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब कहता है राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है, एक पद है उसका नाम है कॉलेजियम। क्या नाम है, कॉलेजियम। राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो उसमें वो कॉलेजियम की मदद लेता है। किस मदद लेता है, कॉलेजियम की। तो कॉलेजियम जो है ना एक व्यवस्था है जो कि 1990 ईस्वी में से शुरू किया गया। कॉलेजियम जो व्यवस्था की गई न्यायाधीशों को चुनने के लिए, मदद करने के लिए राष्ट्रपति का, इसकी शुरुआत की गई 1990 के दशक में। कब की गई, 1990 के दशक में शुरू किया गया। कहता है यह 5 सदस्यों का होता है। ये कॉलेजियम जो है 5 सदस्यों का एक कमेटी होता है, और ये 5 जो सदस्य होते हैं वो न्यायालय के ही न्यायाधीश होते हैं। वो न्यायालय के ही क्या होते हैं, न्यायाधीश। कहता है कि कॉलेजियम का जो पद व्यवस्था किया गया 1990 के दशक से शुरू किया गया, और इसमें जो 5 सदस्य होते हैं और ये जो 5 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों 5 न्यायाधीश मिलकर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश मिलकर के एक कॉलेजियम कमेटी बनाया जाता है, और उस कॉलेजियम के तहत ही राष्ट्रपति जो है किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करेगा वो कॉलेजियम का मदद लेता है। और कॉलेजियम की व्यवस्था जो शुरू की गई 1990 के दशक से की गई। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से चुने जाते हैं। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने क्या किया था, 104वां कॉलेजियम पद के लेकर के, कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए, कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए मोदी सरकार ने 99वां संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन 2014 कब किया गया, 2014 में किया गया। यानी संविधान में संशोधन किया गया, क्रम संख्या 99 है। 99वें संविधान संशोधन 2014 में किया गया। और इसको किस लिए किया गया, तो ये जो कॉलेजियम व्यवस्था था जिसको कि न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, इस कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक नए संगठन का निर्माण किया, और संगठन का नाम क्या रखा, NJAC। NJAC इसका नाम फुल फॉर्म हो गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NAJC का फुल फॉर्म क्या हो गया, NAJC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और इसका अर्थ होता है क्या, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। यानी कि कॉलेजियम के जगह पे मोदी सरकार ने एक नए संगठन का निर्माण किया, उसका नाम रखा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति संगठन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति संगठन NJAC इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसका जो गठन किया गया 2014 में किया गया। लेकिन जैसे गठन किया गया कॉलेजियम व्यवस्था को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। लेकिन इस संगठन को लेकर के, ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति संगठन है, आयोग है, इसका गठन जैसे क्या, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया गया। यानी इसके ऊपर में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया इसके खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस केस में इस संगठन को खारिज कर दिया। क्या कर दिया, खारिज कर दिया, मतलब इस संगठन को समाप्त कर दिया। ये इस संगठन को स्वीकार नहीं किया, जिस वजह से क्या अभी वर्तमान समय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए जो है कॉलेजियम व्यवस्था ही अपनाई जाती है। यानी कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया गया 2014 ईस्वी में 99वां संविधान संशोधन को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया, और कॉलेजियम जो व्यवस्था है वो भी प्रेजेंट में बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, उनकी सेवानिवृत्ति होती है, यानी उसका रिटायरमेंट होता है। और उनका उम्र अंतिम कितना होना चाहिए, 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवा का जो अंतिम सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट का उम्र सीमा कितना है, 65 साल है। 65 साल तक अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उनको रिटायर
होना पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन के लिए क्यों नहीं बना हो या 10 साल के लिए बना हो। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति का जो समय सीमा है 65 वर्ष है। उनका कार्यकाल निश्चित नहीं, जैसे अन्य सदस्यों के लिए 5 साल 6 साल में जो कार्यकाल निर्धारित किया गया वो ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है, और इनका क्या है, सेवानिवृत्ति होती है, यानी रिटायरमेंट होता है, यानी अंतिम उम्र सीमा यानी 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष से अधिक ये कार्य नहीं कर सकते हैं। 65 वर्ष जैसे 66 साल में 65 वर्ष एक दिन होगा इनको रिटायरमेंट, 65 वर्ष पूरा हुआ इनको अपने पद से रिटायरमेंट लेना होगा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर के भी पद खाली कर सकते हैं। रिटायरमेंट तो एक तरीका है इसको पद से हटने का, दूसरा तरीका क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोग कि हमको त्याग पत्र देना, अपना पद को छोड़ना है, तो अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति का नाम लिख करके राष्ट्रपति को सौंप देती है, और ऐसी स्थिति में उसका पद खाली माना जाता है। इस प्रकार से एक बार हम लोग इसके बारे में जाने, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग जानते हैं न्यायाधीशों को यानी न्यायपालिका का पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में लोग जानते हैं। कहता है कि पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में, कहता है इसकी चर्चा हमारे न्यायाधीश, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश है, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। कहता है इनकी चर्चा अनुच्छेद 124 का 4 और अनुच्छेद 124 के 5, अनुच्छेद 24 के बहुत सारे भाग हैं, अनुच्छेद 24 के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 इस तरह करके हैं। इसमें से भाग 4 और भाग 5 में 124 का भाग 4 तक 105 में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को यानी मुख्य न्यायाधीश को जो है उस पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। देखिए कहता है सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश थे जिनका नाम था वी रामास्वामी। क्या नाम था, वी रामास्वामी, को पद से हटाने की प्रक्रिया चलाई गई। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश वी रामास्वामी, इनके ऊपर में इनको पद से हटाए जाने का जो प्रक्रिया है इसके ऊपर लागू किया गया था, लेकिन वह जो है सफल नहीं हो पाया। कहता है लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे, वी रामास्वामी। कौन थे, वी रामास्वामी। इनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो होता है इनके ऊपर चलाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और पद से हटाने की प्रक्रिया के बाद जो अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 124 के 4 में और अनुच्छेद 124 के 5 में। इसके बाद देखिए हमारा अनुच्छेद 124 का 4 और अनुच्छेद 124 का 5 पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। अब कहता है अनुच्छेद 124 का 1, देखिए क्या कहता है, यह कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी हमारे भारत में हमारे संविधान में जो वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसका वर्णन जो कहता है अनुच्छेद 124 का 1 कहता है, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में, किसमें है, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की है। यानी अनुच्छेद 24 का 1 जो है कहता है, यह कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा किस अनुच्छेद के तहत में, 124 का फर्स्ट के तहत। फिर कहता है अनुच्छेद 124 का सेकंड कहता है कि ये बताता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ये किस अनुच्छेद में कहता है, अनुच्छेद 124 का 2 में, अनुच्छेद 124 का 2 में कह रहा है ये बात। अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट होना है। अनुच्छेद 124 का 2 में क्या कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे, भारत के हमारे राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 124 का 3 कहता है देखिए कि न्यायाधीश बनने की योग्यता के विषय में जानकारी देता है, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश ये सब जो बनेंगे इनकी योग्यता क्या है इसके बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 124 का 3 कहता है। अब देखिए योग्यता के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कहता है कि योग्यता में एक से अधिक उच्च न्यायालय में, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में। एक से अधिक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, एक से अधिक उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। यानी वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कहता है वो कम से कम जो है एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम कर रहा हो। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में कितना दिन, कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है। कहाँ पे, हाई कोर्ट का बात कर रहा है। दूसरा कहता है एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि वकील, 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए इसको, अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में काम कर रहा हो। देखिए पहला कंडीशन क्या कहता है, कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में होना चाहिए। पहला कंडीशन ये, अगर ये नहीं होता है तो कहता है एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो, यानी कि अधिवक्ता के रूप में वो काम किया हो। तीसरा कंडीशन कहता है राष्ट्रपति की नजर में वह विधि का बड़ा ज्ञाता हो, यानी वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है वह जो है ना राष्ट्रपति की नजर में कानून का बहुत ही बड़ा ज्ञाता होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। तब ऐसे स्थिति में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। और इसके बारे में जानकारी कौन कहता है, अनुच्छेद 124 का 3। फिर कहता है अनुच्छेद 124 3 के बाद में 1 2 3 हो गया, 4 5 में हमारा ये पद से हटाने की योग्यता बता रहा है।
एक में क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट, दो में क्या हो गया न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तीन में क्या हो गया न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में, अनुच्छेद 124 का 4 में क्या कहता है पद से हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 124 का 5 में भी वही कहता है पद से हटाने की प्रक्रिया, और उसके बाद है अनुच्छेद 124 का 6 कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण की जानकारी देती है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश का जो शपथ ग्रहण दिलाता है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और उसके बारे में जानकारी कौन देता है? अनुच्छेद 124 का 6 124 का 6 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। 124 का 6 के बाद में अब हमारा आ जाता है अनुच्छेद 125। 124 के बाद में क्या आ गया 125। देखिए अनुच्छेद 124 के 6 भाग हो गए, 6 भाग के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 125 के बारे में। कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते की जानकारी अनुच्छेद 125 देता है। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके वेतन एवं भत्ते की जो जानकारी देता है ये अनुच्छेद 125 देता है। और एक चीज जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन जो है 2,80,000 है मुख्य न्यायाधीश का। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2,80,000 है एवं अन्य न्यायाधीश जो है उनका वेतन 2,50,000 पर मंथ है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना हो गया? 2,80,000 पर महीना, 2,80,000 पर मंथ हो गया। और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका वेतन 2,50,000 होता है। और उनको जो वेतन दिया जाता है भारत का जो संचित निधि है उनसे उनको वेतन दिया जाता है। वेतन भत्ता जो भी दिया जाता है इनको भारत के संचित निधि से दिया जाता है। एक चीज आप लोग नोट कर लें कि भारत के संचित निधि से जो वेतन मिलता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीशों को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, फिर उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री का, लोकसभा हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी को वेतन जो है राज्यसभा सभापति, उपसभापति, इन सबको जो वेतन मिलता है हमारे भारतीय संविधान के भारत में जो संचित निधि है संचित निधि से सबको वेतन दिया जाता है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अनुच्छेद 126 जो कहता है यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानकारी देता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है अनुच्छेद 126 का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अधिकारी के बारे में बताने का मतलब ये बात करता है। तो कार्यकारी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद पर नहीं होते हैं, या तो उनकी मृत्यु हो जाए या तो अपने वो पद से इस्तीफा दे चुके हो, या ऐसी स्थिति में वो कार्य करने में असमर्थ हो, बीमार हो, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है वो बाधित नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं में से राष्ट्रपति जो है उनके वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में उसको नियुक्त करता है ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है वो बाधित नहीं हो सके। यानी कहने का मतलब है आप लोग समझ लीजिए इस बात को कि मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश जो होता है ये ये सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपने कार्य करने में असमर्थ होते हैं, या तो उनकी मृत्यु हो जाए या उनका पद किसी वजह से रिक्त हो जाए, या कहने का मतलब अचानक वो उनका बीमार हो जाए, वो तबियत खराब हो जाए और सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी असमर्थ हो, काम करने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में क्या है सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है वो बाधित नहीं हो, इसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनमें से वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। और ये अनुच्छेद 126 में कहता है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 127 आता है। 127 देखिए क्या कहता है ये सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहोक जज के बारे में, नियुक्ति के बारे में जानकारी देता है। 127 क्या कहता है? ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश, क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहोक जज की नियुक्ति के बारे में जानकारी देता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश है, इसका मतलब क्या होता है? तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, तदर्थ का मतलब क्या होता है? अस्थायी न्यायाधीश यानी कि एडहोक जनरल के बारे में नियुक्ति करता है। ये कहता है अनुच्छेद 127। अब इसके बारे में जानते हैं तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है। देखिए कभी होता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉरम होता है, हम लोग जानते हैं कॉरम क्या होता है, गणपूर्ति। कॉरम का मतलब गणपूर्ति, हम लोग लोकसभा राज्यसभा में इसको पढ़ चुके हैं गणपूर्ति के बारे में, कॉरम के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का कार्य स्थगित नहीं हो, यानी उनकी गण पूर्ति के लिए अगर कभी कभी होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य करने के लिए जितने न्यायाधीश को जरूरत पड़ती है, वैसी स्थिति में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर गण पूर्ति की संख्या नहीं हो रही है, यानी कॉरम नहीं भरपाई हो पाई, कॉरम की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं तदर्थ न्यायाधीश यानी कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है वो बाधित नहीं हो सके। यानी कि जब कॉरम की पूर्ति नहीं होती है तो कॉरम पूर्ति करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है ताकि कार्य बाधित नहीं हो। अनुच्छेद 127 कहता है। अब अनुच्छेद 128 देखिए हमारा क्या कहता है यह अनुच्छेद कहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुछ विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में भाग ले सकते हैं। यानी कहने मतलब अनुच्छेद 128 का कहना है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं अगर वो रिटायर्ड हो जाए, क्या हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, अपने पद से सेवानिवृत्त, उनका उम्र 65 वर्ष हो चुका हो और यानी वो रिटायर हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 128 कहता है
कि वो कुछ विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के कार्य में भाग ले सकते हैं, उनका ये अधिकार दिया गया उनको। ये अनुच्छेद 128 कहता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो कुछ विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के कार्य में भाग ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 128 में इसका वर्णन है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 129 आता है, कहता है यह अनुच्छेद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। हम स्टार्टिंग में बताते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है। इसके बारे में जानकारी कौन देता है? अनुच्छेद 129 देता है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय है? एक अभिलेख न्यायालय है, और इसके बारे में जानकारी कौन देता है हमको? अनुच्छेद 129 में वर्णन है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 130 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है इसके बारे में जानकारी हमारा अनुच्छेद 130 है। अनुच्छेद 130 में स्पेशली जो है सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में वर्णन किया गया। और हम लोग को पता है कि हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में जानकारी हमको अनुच्छेद 130 देती है। इसके बाद देखिए हमारा अनुच्छेद 131 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी देता है। क्या कहता है? यह जो अनुच्छेद 131 जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी देता है। अब देखिए हम लोग यहाँ समझेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हुआ, यहाँ इसका क्या तात्पर्य है। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया कि वह मामला जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता हो या सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता हो, वह मामला जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता हो यानी कि उसमें दर्ज किया जाता हो, तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलिए या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में वो मामला आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि दो राज्यों के बीच में जो विवाद होता है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जब दो राज्यों के बीच में विवाद होता है तो उसके लेकर के जो मामला होती है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जाती है। और दूसरा उदाहरण देखिए हम लोग समझते हैं कि भारत सरकार का और किसी राज्य का, भारत सरकार का और राज्य का यानी संघ एवं राज्य के बारे में करें कि भारत सरकार एवं राज्य के बीच में जो विवाद होता है उसका भी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जाती है यह भी सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद है कि भारत सरकार के साथ साथ एक या दो से अधिक राज्यों, भारत सरकार एवं दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो वैसी स्थिति में भी यह भी जो मामला है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है और यह भी जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यह हमारा अनुच्छेद 131 कहता है। 31 क्या कहता है कि यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एवं मूल क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी देता है। और ये हम लोग अभी तुरंत हम लोग समझ गए कि मूल क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। वो ऐसा क्षेत्र जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 132 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 132 कहता है कि संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपील की जानकारी देता है। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 132 ये कहता है संवैधानिक मामलों से जुड़ी जो भी अपील होता है इसके बारे में जो जानकारी देता है हमारा 132 देता है। 133 में देखिए क्या कहता है सिविल मामलों को लेकर के हाई कोर्ट का निर्णय के खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। देखिए समझिए 133 क्या कहता है? सिविल मामला यानी ऐसा कोई मामला जो कि सिविल मामलों में अंतर्गत आता हो और वह उसका मामला जो हाई कोर्ट में निर्णय ले लिया गया हो, हाई कोर्ट जो है उसका फैसला सुना चुकी हो, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं हो, अगर वह व्यक्ति जो सिविल मामला लेकर के हाई कोर्ट में केस दर्ज किया हो लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो है वो हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, हाई कोर्ट जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ जो है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 133 कहता है यानी सिविल मामले के लेकर के अगर हाई कोर्ट में निर्णय दे दिया गया हो तो उस हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाके दर्ज कर सकते हैं केस को। वो हमारा 133 कहता है। उसके बाद 134 देखिए क्या कहता है आपराधिक या दंडिक मामले यानी कोई अपराधी को अपराध की सजा या दंड की सजा दे चुका हो अगर सुप्रीम हाई कोर्ट क्या कहता है 134 कहता है आपराधिक या दंडिक मामलों 133 में सिविल मामला, 133 में क्या है? सिविल मामला। और 134 में क्या कहता है? आपराधिक या दंडिक मामले को लेकर के हाई कोर्ट का निर्णय के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील कर सकते हैं। यानी 133 में क्या है? सिविल मामलों के संबंधित अगर हाई कोर्ट निर्णय दे दिया हो तो उसके खिलाफ हम लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इसके बाद 134 कहता है कि दंडिक या आपराधिक मामले में अगर हाई कोर्ट जो है अपना फैसला सुना चुकी हो तो उस फैसले के खिलाफ जो है हम उसी मामले को लेकर के कहा जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। यानी कि हमारा 133 134 ये दोनों हमारा जो है हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हो गया, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक बार आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अनुच्छेद 136 कहता है कि यह अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट को विशेष इजाजत दी जाती है, यानी कि विशेष अधिकार दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को जो है विशेष इजाजत का मतलब हो गया इनको विशेष अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है?
कहता है कि वैसा मामला जो ना कि संवैधानिक हो, ना जो संवैधानिक हो, ना सिविल के अंतर्गत आता हो और ना ही वो आपराधिक के अंतर्गत आता हो। क्या कहता है? वैसा मामला जो ना संवैधानिक हो, ना सिविल के अंतर्गत आता हो और ना ही वो आपराधिक के अंतर्गत आता हो, तो उन मामलों को लेकर के अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यह अनुच्छेद हमारा 136 कहता है। अनुच्छेद 136 जो है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है, एक विशेष इजाजत दी जाती है कि वैसे मामले जो ना कि संवैधानिक मामला हो, ना सिविल का मामला हो, ना ही आपराधिक मामला हो, इनमें से अगर कोई मामला छोड़ दे तो दूसरा मामला आता है, तो वह जो है सीधे तौर पर अपील जो है उसका सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। ये उनको विशेष अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 136 के तहत। अब हमारा अनुच्छेद 137 है, कहता है ये सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह अपने द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है और अपना फैसला को बदल सकता है। यानी कहने मतलब अनुच्छेद 137 जो है पुनर्विचार से संबंधित है। पुनर्विचार का मतलब क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना दिया हो और उस फैसले पर कोई गलतियां या कुछ ऐसा हो गया हो जिसको कि वो विचार विमर्श किया जा सके, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि अगर एक बार वो फैसला सुना चुकी हो तो उसको दोबारा अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए फिर से वो उस पर जो है कर सकती है, और पुनर्विचार करने के बाद जो है उसको लगता है कि फैसला बदलना चाहिए, फैसला गलत हो गया, तो अपने फैसले को बदल सकता है। यह अनुच्छेद हमारा 137 कहता है। अब अनुच्छेद 37 के बाद में देखिए अनुच्छेद 143 के बारे में लोग यहाँ लिखे हुए हैं। 143 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है, यानी राष्ट्रपति को अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 143 के तहत में राष्ट्रपति को सलाह देना पड़ेगा। यानी कि जब लगता है कि राष्ट्रपति को हमें कानूनी सलाह की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट से वो कानूनी सलाह ले सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है, अधिकार दिया गया है कि कानूनी सलाह जो है वह सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको कानूनी सलाह देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकती है। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि हमको कानूनी सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकती है, उसको कानूनी सलाह देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उनके कानूनी सलाह को वो स्वीकार करे या माने। यानी राष्ट्रपति को कानूनी सलाह लेना है सुप्रीम कोर्ट से, वो लेगा, लेकिन इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि उसको सलाह देगा ही देगा अनिवार्य तौर पर। और लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य नहीं है कि जो उन्होंने सलाह दिया उसको वो मान ले, वो उनका सुन लेगा, अगर अच्छा लगेगा तो मानेगा, नहीं लगा तो नहीं मानेगा। तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है लेकिन राष्ट्रपति स्वतंत्र इस मामले में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है और ये अनुच्छेद जो है 32, अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 32 में वर्णन है। कहता है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी जो करते हैं, ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। और आप लोगों को पता है कि जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ा और अनुच्छेद 32 में ये 5 प्रकार का रिट जो है कौन कौन सा? बंदी प्रतिषेधन, परमादेश, अधिकार परीक्षालेख, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार का रिट के बारे में, यानी रिट का मतलब होता है याचिका, रिट का मतलब क्या होता है? याचिका। इसके बारे में जो हम लोग अनुच्छेद 32 में यानी पढ़ चुके हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो भाग हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें इस 5 प्रकार का रिट के बारे में फुल डिफिनेशन के साथ जो उसमें बताया गया है, पूरा विश्लेषण किया गया है। तो जिनको इनसे जुड़ी बातें जानना हो वो हमारा पिछला वीडियो जो है मौलिक अधिकार में जाकर के अनुच्छेद 32 को देख लें, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया है। तो हम लोग यहाँ से इतना जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है, वो अनुच्छेद 32 के तहत, और इस अनुच्छेद 32 जो है हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 141 कहता यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि यानी कानून जो है सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून को घोषित कर चुका है, यानी फैसला सुना चुका है, मतलब कोई कानून पारित कर चुका है, कहता है ये बताता है अनुच्छेद 147 कहता है 141 कि यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि यानी कि कोई कानून को लागू कर दिया है, वह कानून जो है यानी वह विधि जो है अन्य जितने भी न्यायालय हैं सब पर बाध्यकारी होता है, यानी सबको मानना अनिवार्य है। यानी सभी न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं। ये अनुच्छेद 141 कहता है। इसके बाद देखिए 2-3 बिंदु हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। कहता सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो हीरालाल जयकानिया थे। कौन थे? हीरालाल जयकानिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे जस्टिस हीरालाल जयकानिया थे। मुख्य न्यायाधीश का बात हो रहा है यहाँ पे, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यहाँ न्यायाधीश लिखा गया लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश का बात हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है हीरालाल जयकानिया थे। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जयकानिया थे। ठीक है। और कहता है कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है, सबसे लंबा कार्यकाल यशवंत, सबसे लंबा कार्यकाल कौन से सबके सब मुख्य न्यायाधीश का बात हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे प्रथम, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन गए? हीरालाल जयकानिया, जस्टिस हीरालाल जयकानिया।
जस्टिस का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश, ठीक है। तो हीरालाल जकनिया थे, उसके बाद था सबसे लंबा कार्यकाल जो है मुख्य न्यायाधीशों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, इसको देखिए हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं, यशवंत को वाई, विष्णु को वी और चंद्रचूड़ वाई भी चंद्रचूड़, क्या कहेंगे इसको? वाई भी चंद्रचूड़, यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ को हम लोग शॉर्ट में वाई भी चंद्रचूड़ कहेंगे। और आप लोग कभी अगर क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में कि सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का था, तो वहां पे ऑप्शन आपको वाई भी चंद्रचूड़ देगा, या नहीं तो उसका पूरा नाम क्या है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देगा। इनका कार्यकाल जो 1978 से 1985 तक था, 1978 से 1985, इतना लंबा कार्यकाल अभी किसी भी मुख्य न्यायाधीश का नहीं हुआ है। इसका मतलब सबसे कम कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल जो है किस मुख्य न्यायाधीश का थे, तो वो था कमल नारायण सिंह। कौन थे? कमल नारायण सिंह। इनका मात्र 17 दिन का कार्यकाल था, ये मात्र 17 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है। तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका हो गया? कमल नारायण सिंह का। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका होगा? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का, जो कि 1978 से 1985 में था। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि हमारा जो न्यायपालिका है, यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में हमने इस क्लास में पूरी तरह से डिस्कस किया, इसके बारे में जाना। इनमें जितने भी अनुच्छेद, जितने भी बातें इनसे जुड़ी हुई है, हमने इसका क्या किया? विश्लेषण किया। और इस क्लास में थोड़ा सा शोरगुल का वॉइस रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि कभी कभी बाहर जो है गाड़ी आ जा रही है, तो उसका वॉइस जो है इसमें आ चुका है। तो आप लोग कृपया थोड़ा सा हेडफोन का इस्तेमाल करके इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से क्लास को देखें। और इस वीडियो में जो भी वॉइस रिकॉर्ड हो गया अदर, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ऐसा अगले वीडियो में, अगले क्लास में इस चीज पे विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।